आज का हमारा टॉपिक है अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम, मतलब शराब की लत। इसे अल्कोहलिज्म भी कहते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना आपके लिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हमारे देश में हर फैमिली में कोई न कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो शराब पीता है। इस वीडियो को आप पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में शराब से रिलेटेड आपको सभी जानकारी हो जाएगी। कितना शराब पीने से नशा होता है, कितना शराब पीने से जान चली जाती है, शराब से क्या क्या नुकसान होते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, और भी काफी सारे इंफॉर्मेशन शराब से रिलेटेड आपको यहाँ पर मिलेगी। Alcoholism refers to the use of alcoholic beverages to the point of causing damage to the individual, society or both। Alcoholic beverages का मतलब होता है कोई भी अल्कोहल से मिला हुआ पीने का चीज। तो Alcoholism का मतलब क्या हुआ? Use of alcoholic beverage to the point of causing damage to the individual, society और both। मतलब alcoholic beverage को या फिर अल्कोहल को इस हद तक पीना कि वो इंडिविजुअल को भी डैमेज करे और सोसाइटी को भी डैमेज करें या फिर दोनों को ही डैमेज करें, तो उसे हम अल्कोहलिज्म कहते हैं। कहने का मतलब शराब को इतना हद तक पीना कि उस व्यक्ति को नुकसान हो, सोसाइटी को नुकसान हो या फिर दोनों को ही नुकसान हो, तो उसको हम अल्कोहलिज्म कहते हैं, अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम कहते हैं। अब हम अल्कोहलिज्म के एपिडेमियोलॉजी की बात कर लेते हैं। हमारे देश इंडिया में लगभग 2% ऐसे लोग हैं जिन्हें शराब की लत है। 2% का मतलब आप समझ रहे हैं। हमारे देश में अभी 140 करोड़ जनसंख्या है जिसमें 2% 2,80,00,000 लोग शराब की लत के शिकार हैं। हमारे देश के 15 से अधिक उम्र वाले 20 से 40% लोग ऐसे हैं जो अल्कोहल पीते हैं, जो शराब पीते हैं, जिसमें से 10% लोग ऐसे हैं जो रेगुलर अल्कोहल पीते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल देखते हैं। अल्कोहल क्लियर कलर का लिक्विड है जिसका टेस्ट, जिसका स्वाद बर्निंग टेस्ट होता है। अगर पेट में कुछ खाना हो तो अल्कोहल तुरंत ब्लड में नहीं जाता है, जिसके कारण नशा थोड़ा देर से होता है। लेकिन अगर अल्कोहल को खाली पेट में पिया जाए तो ये तुरंत ही ब्लड में चला जाता है, जिसके कारण नशा तुरंत ही होने लगता है। नशा होना तुरंत ही पीने के बाद शुरू हो जाता है। थोड़ा सा अल्कोहल पेशाब के रूप में बाहर होता है और थोड़ा सा अल्कोहल हम जो सांस छोड़ते हैं तो उस हवा में बाहर होते हैं। तो अल्कोहल थोड़ा सा पेशाब के रूप में बाहर होता है और थोड़ा सा नाक से सांस जब हम छोड़ते हैं तो बाहर होता है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि अल्कोहल एक क्लियर कलर का लिक्विड है जिसका टेस्ट बर्निंग टेस्ट होता है। अगर पेट में कुछ खाना हो तो नशा थोड़ा देर से होता है क्योंकि ये ब्लड में थोड़ा लेट से पहुंचता है। लेकिन अगर खाली पेट में अल्कोहल को पिया जाए तो नशा बहुत जल्दी होता है क्योंकि अल्कोहल तुरंत ही ब्लड में चला जाता है। और इसे बाहर करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये पेशाब के रूप में बाहर हो जाता है, एक और तरीका है सांस के रूप में हम नाक से छोड़ते रहते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ब्लड में कितना अल्कोहल मिल जाने पर क्या क्या होता है। अगर 100 ml ब्लड में 80 से 100 mg अल्कोहल मिल जाता है तो उस व्यक्ति को नशा होने लगता है। अगर 200 से 250 mg अल्कोहल 100 ml ब्लड में मिल जाता है तो ये जहरीला हो जाता है, नींद जैसा लगने लगता है, कन्फ्यूज़न होने लगता है और थॉट प्रोसेस में भी चेंजेस होने लगते हैं। मतलब सोचने समझने का जो नॉर्मल क्षमता है उसमें चेंजेस होने लगते हैं। अगर 300 mg अल्कोहल 100 ml ब्लड में मिल जाए तो फिर व्यक्ति अपना कॉन्शियसनेस खो बैठता है, वो बेहोश हो जाता है। लेकिन अगर 500 mg अल्कोहल 100 ml ब्लड में मिल जाता है तो फिर ये जानलेवा हो जाता है। इससे डेथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ये चीज़ें उनके टॉलरेंस पर भी डिपेंड करता है। कई ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीकर भी खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि शराब की लत हम किसको कहेंगे। कहने का मतलब है केवल शराब पीने को ही हम शराब की लत नहीं कहते। उनमें 6 तरह की लक्षण शो होने चाहिए तभी हम उस व्यक्ति को कहेंगे कि उसको शराब की लत है। तो अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम या अल्कोहलिज्म या शराब की लत के 6 क्राइटेरिया हैं। ये 6 क्राइटेरिया अगर मैच होते हैं तभी हम उसे शराब की लत कहेंगे। पहला, बहुत ज़्यादा इच्छा होना चाहिए अल्कोहल पीने का। कहने का मतलब अगर कोई कहे कि अल्कोहल पीना है तो उसमें वो मना नहीं कर पाएगा
दूसरा है अगर वो अल्कोहल पीने को कंट्रोल करना चाहता है तो उसको कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा। तीसरा है अगर वो बहुत ज़्यादा शराब पीता हो और अचानक से पीना बंद कर दे तो उसमें बहुत सारे लक्षण शो होने लगेंगे, जैसे कि उनके बॉडी में कपकपी होने लगेगा, उसको उल्टी जैसे लगेगा या फिर उल्टी होने लगेगा, इरिटेट होने लगेगा और नींद भी नहीं आएगा और बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगेगा उसको। चौथा क्राइटेरिया है उसे थोड़ा सा पीने में नशा नहीं होगा, मतलब उसका टॉलरेंस लेवल जो है काफ़ी हाई हो जाएगा। उसे अल्कोहल ज़्यादा डोज में चाहिए, मतलब ज़्यादा पीने पर ही उसे अच्छा लगेगा। पांचवा है उसे और किसी चीज़ में भी खुशी नहीं होगा, वो हर दूसरा चीज़ जिसमें खुशी होता है अदर लोगों को उसको वो नेगलेक्ट करेगा और केवल उसका फोकस अल्कोहल पीने पर ही रहेगा। जैसा कि आप आस्की 2 मूवी में देखे ही होंगे, जो उसमें का हीरो रहता है वो हीरोइन को छोड़ देता है लेकिन अल्कोहल पीना नहीं छोड़ता, तो उसको खुशी केवल अल्कोहल पीने पर ही मिलने लगेगा, बाकी अदर सभी चीज़ों में उसको खुशी नहीं मिलेगा। छठवां क्राइटेरिया है उसको पता है कि अल्कोहल पीने से लीवर डैमेज होता है, लेकिन इस चीज़ को वो जानते हुए भी अल्कोहल पिएगा। तो हमने शराब की लत के, अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम के या फिर अल्कोहलिज्म के क्या क्राइटेरिया देखे कि उसको बहुत ज़्यादा इच्छा होना चाहिए कि अल्कोहल पीना है, और अगर वो अल्कोहल पीने को कंट्रोल करना चाहता है तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगेगा। उसमें बहुत सारे विथड्रावल सिम्टम्स शो होने लगेंगे, जैसे कि उसके हाथ पैर कांपने लगेंगे, नोजिया वोमिटिंग होने लगेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, इरिटेट लगेगा और उसको नींद नहीं आएगा और टेंशन होगा। और चौथा है उसका जो टॉलरेंस लेवल है, जो पीने का जो लेवल है वो उसका बढ़ जाएगा। पांचवा है उसको केवल अल्कोहल पीने में ही खुशी होगा, बाकी चीज़ में कोई खुशी नहीं होगा। छठवा चीज़ है उसको पता है कि इससे लिवर डैमेज होता है, लेकिन फिर भी वो अल्कोहल को कंटिन्यू पीते ही रहेगा। अगर ऐसा कंडीशन हो जाता है तो ये बहुत दिक्कत वाला कंडीशन है, इसलिए जो अभी अल्कोहल पी रहे हैं उनको अभी ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि शराब की लत हो जाने के बाद फिर छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका एग्जाम्पल आप आस्की 2 मूवी में भी देख सकते हो, जहाँ हीरो हर चीज़ को छोड़ देता है केवल अल्कोहल को पीने के लिए, लेकिन वो अल्कोहल पीना नहीं छोड़ता। अब हम देखते हैं अल्कोहलिज्म के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। अल्कोहल पीने के कारण उन्हें बेचैनी होगा और जो अपर अब्डमन है, ऊपर का जो पेट है, उसमें डिस्कम्फर्ट होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, डिप्रेशन हो सकता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अपना जो साफ सफाई है, जो पर्सनल हाइजीन है, उसको वो अच्छे से मेंटेन नहीं करता है और कई सारे अनट्रीटेड इंजुरी भी रहते हैं, जैसे कि सिगरेट बर्न, सिगरेट से जला हुआ निशान, हाथ पैर फ्रैक्चर हो सकते हैं और गहरा घाव हो सकते हैं। और जो दर्द के लिए, नींद के लिए मेडिसिन होता है, उसका हाई डोज लगने लगेगा, मतलब थोड़े से डोज में काम नहीं करेगा मेडिसिन, और उनको विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाता है बॉडी में। अल्कोहल पीने के कारण जो भी उसके बॉडी में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनको वो छुपाने की कोशिश करते हैं, ताकि किसी को पता मत चले कि ये अल्कोहल पीने की वजह से हो रहा है। अल्कोहल कंटेनिंग प्रोडक्ट को भी वो पीने लगते हैं, जैसे कि माउथ वॉश, आफ्टर सेव लोशन, दाढ़ी बनाने के बाद जो लोशन यूज करते हैं उसको भी पीने लगते हैं, हेयर स्प्रे को भी पी सकते हैं, और भी काफ़ी सारे जो अल्कोहल कंटेनिंग होते हैं जिसमें अल्कोहल होता है उसको पी सकते हैं। जो भी उसके शरीर में प्रॉब्लम्स होते हैं अल्कोहल पीने की वजह से, उसको वो डिनाई करते हैं, उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। जो भी बॉडी में प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए वो दूसरों को ब्लेम करते हैं, और जो भी उनको अल्कोहल पीने के वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनका वो सामना नहीं करते और इसको वो दूसरों पर गुस्सा करके उतारते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अल्कोहल पीने के कारण क्या क्या साइकोलॉजी प्रॉब्लम्स होते हैं। पहला है एक्यूट इंटॉक्सिकेशन, दूसरा है विथड्रावल सिंड्रोम, तीसरा है अल्कोहल इंड्यूस्ड अमनेस्टिक डिसऑर्डर, चौथा है अल्कोहल इंड्यूस्ड साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स। पहला है एक्यूट इंटॉक्सिकेशन, मतलब कहने का अल्कोहल पीने के थोड़ा देर बाद ही उसे नशा होने लगता है। जब उसे नशा होता है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, जैसे कि अग्रेसिव बिहेवियर हो जाएगा,
मूड उसके चेंज होने लगेंगे और वो कोई भी चीज को ठीक से जज नहीं कर पाएगा, मतलब वो अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाएगा और बोलचाल में वो लड़खड़ाने लगेगा और जो उसका बॉडी मूवमेंट है वो इनकोऑर्डिनेट हो जाएगा, मतलब इधर उधर गिरने लगेगा या फिर लड़खड़ा कर चलने लगेगा और उसका जो आई का मूवमेंट है वो ऑटोमेटिक होगा और जो उसका ध्यान है वो भी गड़बड़ हो जाएगा और उसका जो मेमोरी है वो भी इम्पेयर हो जाएगा और वो स्टूपर या फिर कोमा में भी जा सकता है, मतलब होशो हवास भी खो देता है। दूसरा है विथड्रॉवल सिंड्रोम, मतलब कहने का अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते आ रहा है तो अगर उसे 1-2 दिन अल्कोहल ना मिले तो उसके बॉडी में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। उसी को हम विथड्रॉवल सिंड्रोम कहते हैं। ये भी 2 तरह के होते हैं, सिंपल विथड्रॉवल सिंड्रोम और दूसरा डेलीरियम ट्रेमेंस। पहला है सिंपल विथड्रॉवल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से अल्कोहल यूज़ कर रहा है, अल्कोहल पी रहा है और उसको अगर कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए ना मिले अल्कोहल तो फिर उसके शरीर में कपकपी होने लगता है, उल्टी जैसा लगता है या फिर उल्टी होने लगता है, उसको वीकनेस होने लगता है, उसको इरिटेट लगने लगता है, उसको नींद नहीं आता और एंजाइटी होने लगता है। दूसरा है डेलीरियम ट्रेमेंस, मतलब अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से अल्कोहल पी रहा है और उसको 2-4 दिन ना मिले तो उस कंडीशन में आपको काफ़ी सारे उसमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ये 3 से 7 दिन में ठीक भी हो जाते हैं। इसमें जो सिम्टम्स शो होते हैं वो है कि वो डिसओरिएंटेशन हो जाएगा टाइम और प्लेस को लेके, मतलब वो टाइम बता नहीं पाएगा कि कितना टाइम हो रहा है, वो कौन से जगह में है। दूसरा चीज़ है क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियस होगा, मतलब उसके आसपास के वातावरण के बारे में वो अच्छे से नहीं बता पाएगा, वो किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाएगा अच्छे से। उसको हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं जैसे कि टेक्टाइल हेलुसिनेशन। उसको शांत महसूस नहीं होगा, वो अशांत हो जाएगा, चिल्लाने लगेगा और हाथ पैर कांपने लगेंगे, उसको स्वेटिंग होने लगेगा, फीवर भी हो सकता है, उसके हार्ट बीट में चेंजेस होने लगेंगे, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, उसको डिहाइड्रेशन होने लगेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स भी इम्बैलेंस हो जाएगा, उसको नींद नहीं आने लगेगा, ब्लड टेस्ट कराने पे जो उसका WBC है वो बढ़ जाएगा, लीवर का जो फंक्शन है वो इम्पेयर हो जाएगा, मतलब लीवर डैमेज हो जाएगा और उसकी जान भी जा सकती है कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स के वजह से, इन्फेक्शन के कारण, या फिर उसका बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाने के वजह से, या फिर वो खुद को इंजरी करके भी अपना जान गंवा सकता है, मतलब वो खुद पे हमला करके भी वो अपना जान गंवा सकता है। इसके बाद तीसरा है अल्कोहल इंड्यूस्ड अमनेस्टिक डिसऑर्डर। अल्कोहल इंड्यूस्ड अमनेस्टिक डिसऑर्डर इसलिए होता है क्योंकि उसमें थियामिन, विटामिन B की कमी हो जाती है, जिसके कारण उसके बॉडी का मूवमेंट ठीक से नहीं हो पाता, मतलब अटेक्सिया होता है और उसको मेंटल कन्फ्यूजन होने लगता है, उसके न्यूरॉन्स भी डैमेज होने लगते हैं, मतलब वर्निक्स सिंड्रोम उसको होने लगता है। एक और सिंड्रोम होता है अल्कोहल इंड्यूस्ड अमनेस्टिक डिसऑर्डर में, वो है कोर्साकॉफ सिंड्रोम, जिसमें उसका मेमोरी डिस्टर्बेंस होता है, मतलब याददाश्त में डिस्टर्बेंस होता है। तो उसमें डिसओरिएंटेशन होगा जैसे कि टाइम, प्लेस और आसपास के जो वातावरण है उसमें, और उसको कन्फ्यूज़न होगा और कॉन्फाबुलेशन भी होगा। कॉन्फाबुलेशन का मतलब ये होता है कि कोई घटना उसके साथ हुआ ही नहीं है लेकिन फिर भी उसको याद रहेगा कि ऐसा घटना मेरे साथ हुआ है, जबकि वैसा घटना कुछ भी उनके साथ नहीं हुआ है, और वो खुद को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएगा, मतलब उसके इंसाइट में भी इम्पेयरमेंट होगा, उसका जो अटेंशन है, जो उसका ध्यान है वो कमज़ोर हो जाएगा और वो बहुत जगह से डिस्ट्रैक्ट होगा, मतलब कोई भी एक चीज़ पे अच्छी तरीके से टिक नहीं पाएगा। और चौथा है अल्कोहल इंड्यूस्ड साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, जैसे कि उसको भूलने की बीमारी हो सकती है, उसको डिप्रेशन हो सकता है, मूड डिसऑर्डर हो सकता है मतलब, और सुसाइडल बिहेवियर भी हो सकता है, मतलब खुद की जान भी ले सकता है, और अल्कोहल के कारण उसे एंजाइटी डिसऑर्डर भी हो सकता है, और जो उसका सेक्सुअल फंक्शन है वो भी कमज़ोर हो जाएगा, और पैथोलॉजिकल जेलेसी भी हो सकता है, जैसे कि वो अपने पार्टनर पे शक करता हो, उस पर विश्वास ना करता हो, और सीजर्स, मिर्गी जैसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं।
अब हम अल्कोहल पीने के वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसको समझ लेते हैं। कौन कौन से बॉडी सिस्टम पे ये प्रभाव डालता है। जैसे कि इसका प्रभाव तो हार्ट में भी रहता है, लंग्स में भी रहता है, जो पाचन तंत्र है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें भी रहता है, और लीवर पे तो रहता ही है, और न्यूरॉन्स पे भी इसका प्रभाव रहता है। और भी जैसे कि इसमें ग्लूकोज का लेवल कम हो सकता है। तो लगभग ये सभी चीज़ों को ही डैमेज करता है। तो अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि आखिर अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम को कैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि इसमें लक्षण के आधार पे, सिम्टम के आधार पे हम इसमें ट्रीटमेंट देते हैं। तो पहला चीज़ है इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है कि जो भी लक्षण पेशेंट में शो हो रहे हैं उसको हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसमें पहला तो ये है कि जो इंटॉक्सिकेशन हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 80 से 100 mg या फिर 200 mg अगर ब्लड में अल्कोहल मिल जाता है तो उसे हम इंटॉक्सिकेशन कहते हैं। तो उसको हमें डिटॉक्सिकेशन करना है। तो हम डिटॉक्सिकेशन करने के लिए क्लोरडायाजेपोक्साइड और डायजापाम मेडिसिन को यूज करते हैं। क्लोरडायाजेपोक्साइड को हम 80 से 200 mg पर डे देते हैं और डायजापाम को हम 40 से 80 mg पर डे देते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि विटामिन बी की, थियामिन की कमी हो जाती है। तो इसको हम ट्रीटमेंट करने के लिए 100 mg ऑफ थियामिन हम इंजेक्शन के थ्रू देंगे और 3 से 5 दिन तक हम इसे सुबह शाम करके देंगे। उसके बाद फिर हम टेबलेट भी 6 महीने तक चलाएंगे विटामिन बी का। इसके अलावा अगर उसे सीजर आ रहा है, मिर्गी आ रहा है, तो एंटी कन्वर्सेंट मेडिसिन को देंगे। उसका जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ था उसको हम नॉर्मल लेवल में मेंटेन करेंगे। और उसका जो वाइटल साइंस है जैसे कि टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर को भी बराबर चेक करते रहेंगे। और उसका जो कॉन्शियसनेस है और जो ओरिएंटेशन है उसको भी मॉनिटर करते रहना है। लगभग शुरुआती 5 दिन में बहुत ज़्यादा हमें पेशेंट पे ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे तो जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं वो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अल्कोहल को कभी भी अचानक से नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीता है तो उसे अचानक से नहीं छोड़ना चाहिए। आप उसको गैप कर करके छोड़ सकते हैं। अगर आप हफ्ते में अल्कोहल को 7 दिन पी रहे हैं तो उस केस में आपको क्या करना है कि एक दिन गैप कर करके छोड़ना है। उसके बाद आप 2 दिन गैप करिए, उसके बाद फिर आप 3 दिन गैप करिए, फिर आप हफ्ता में एक बार अल्कोहल पिए, फिर धीरे से आप पूरी तरह से छोड़ दें। अब कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, जैसा कि मैंने आपको 6 क्राइटेरिया बताया था, अगर उस तरह का व्यक्ति है तो उसको छुड़वाने के लिए बहुत दिक्कत जाता है। तो उसके लिए हम अल्कोहल डिटेरेंट थेरेपी यूज़ करते हैं, जिसमें काफ़ी सारे ड्रग्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो है डाइसल्फिरम, टेट्राएथिल थियोराम डाइसल्फाइड। ये जो मेडिसिन है सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है जिनको शराब की लत होती है उसको छुड़वाने के लिए। ये जो डाइसल्फिरम मेडिसिन है ये मेडिसिन काफ़ी डेंजरस है। ऐसा नहीं है कि इस मेडिसिन को दिए और जो पेशेंट है वो अल्कोहल पीना छोड़ देगा। डाइसल्फिरम को हमेशा हॉस्पिटल में ही यूज किया जाता है क्योंकि इसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो अब हम इस मेडिसिन को समझते हैं कि ये कैसे काम करता है और इस मेडिसिन को यूज करते समय क्या क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो आप समझिए कि डाइसल्फिरम मेडिसिन काम कैसे करता है। जब हम डाइसल्फिरम मेडिसिन को किसी पेशेंट को देते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल पीता था, उसको जब हम डाइसल्फिरम मेडिसिन देते हैं तो डाइसल्फिरम मेडिसिन लेने के बाद अगर वो थोड़ा सा भी अल्कोहल पीता है या फिर अल्कोहल से रिलेटेड कोई भी चीज़ को नाक से स्मेल भी करता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, रैपिडली और वायलेंटली अनप्लीजेंट रिएक्शन उसके बॉडी में होने लगेगा। मतलब कहने का, अगर वो इस मेडिसिन को लेने के बाद थोड़ा सा भी अल्कोहल पीता है या फिर नाक से अल्कोहल को स्मेल करता है तो उसको तुरंत ही नौजिया होने लगेगा, उसके शरीर से पसीने निकलने लगेंगे,
उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगेगा, उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा, उसके हार्ट बीट में चेंजेस होने लगेंगे, उसको सीने में दर्द होने लगेगा, उसके आंख में धुंधलापन होने लगेगा और उसको बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगेगा और जो उसका ब्लड प्रेशर है वो भी लो होने लगेगा। मतलब हल्का सा भी एल्कोहल पीने के बाद या फिर एल्कोहल को स्मेल करने के बाद ये सारे सिम्टम्स उसमें होने शुरू हो जाएंगे, जिसके वजह से उसको एल्कोहल से नफरत होने लगेगा। वो एल्कोहल से बहुत दूर भागने लगेगा और वो बहुत ही ज़्यादा एल्कोहल से नफरत करने लगता है, क्योंकि जो अनप्लीजेंट रिएक्शन है वो पेशेंट्स को बहुत ही बुरा फील करवाता है, जिसके वजह से उसको एल्कोहल से नफरत होने लगता है। तो ये हुआ डाइसल्फिरम मेडिसिन का काम। तो इसका मेन काम क्या है? अगर डाइसल्फिरम मेडिसिन कोई पेशेंट लेता है, कोई व्यक्ति अगर इसको खा रहा है, तो उस कंडीशन में अगर हल्का सा भी वो एल्कोहल पिए या फिर स्मेल करे तो उस कंडीशन में उसके बॉडी में काफ़ी सारे दिक्कत होने लगेगा, जिसके वजह से उसको एल्कोहल से नफरत हो जाएगा। नॉर्मली एल्कोहल पीने से क्या होता है आप इस इमेज से समझिए। सबसे पहले जब कोई व्यक्ति एल्कोहल पीता है तो ब्लड में एसिटाल्डिहाइड जो है बनता है, जिसको कम करने के लिए एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है वो उसको फिर से तोड़ने का काम करता है। मतलब एसिटाल्डिहाइड के बाद फिर वो एसीटेट बनता है। एसीटेट बनने के बाद फिर जो एल्कोहल है वो H2O बनता है, मतलब पानी बनता है जो हमारे यूरिन के साथ बाहर होता है, और CO2 बनता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जिसको हम सांस जब छोड़ते हैं तो उसमें बाहर हो जाता है एल्कोहल। तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस हो गया। लेकिन जब हम डाइसल्फिरम मेडिसिन को देते हैं तो ये जो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है इसको ये इनहिबिट करता है, मतलब इसको रोक देता है, जिसके वजह से एसिटाल्डिहाइड जो है एसिटाल्डिहाइड ही रहता है और ब्लड में जमा हो जाता है एसिटाल्डिहाइड, जिसके वजह से जो अनप्लीजेंट रिएक्शन है वो पेशेंट्स में शो होते हैं। ये जो मेडिसिन है वो तुरंत काम करता है। जैसे ही वो थोड़ा सा भी एल्कोहल पीता है या फिर स्मेल करता है तो ये तुरंत ही अनप्लीजेंट रिएक्शन जो है स्टार्ट हो जाता है, और ये जो अनप्लीजेंट रिएक्शन है वो 30 मिनट तक रहता है। तो अब हम इस मेडिसिन का इंडिकेशन देखते हैं कि कौन से पेशेंट्स को हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। तो जिनको एल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम है या इसी को एल्कोहलिज्म भी कहते हैं और शराब की लत भी कहते हैं, तो उनको हम ये मेडिसिन को दे सकते हैं। लेकिन अगर एल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम के साथ साथ, शराब की लत के साथ साथ, एल्कोहलिज्म के साथ साथ अगर उस व्यक्ति को कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम इस मेडिसिन को नहीं दे सकते उसको, क्योंकि जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है और लंग्स का प्रॉब्लम है तो उस केस में पेशेंट्स का डेथ भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर डायबिटीज़ है, या लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या सीजर है, तो उस केस में डॉक्टर्स के निगरानी में ही इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो इसको यूज़ नहीं कर सकते, और ऐसे व्यक्ति में भी इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते जो एल्कोहल पीना छोड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि जो इसका अनप्लीजेंट रिएक्शन है वो बहुत ही घातक होता है। तो अगर इस मेडिसिन को यूज़ करते समय जो सावधानियां रखनी है अगर वो नहीं रखते हैं तो उस कंडीशन में डेथ भी हो सकता है। डाइसल्फिरम मेडिसिन का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है? मतलब जब डाइसल्फिरम मेडिसिन चल रहा है और वो एल्कोहल को नहीं पीता है या स्मेल नहीं करता है, तो उस केस में केवल डाइसल्फिरम मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट क्या है? तो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, उसको थकान लगेगा, स्किन में इन्फ्लामेशन हो सकते हैं, इम्पोटेंस हो सकता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस भी हो सकता है, और मेंटल चेंजेस हो सकता है, और साथ ही लीवर डैमेज भी हो सकता है। इसीलिए मैं आपको बताया ना कि लीवर डैमेज वाले पेशेंट में भी इसको यूज़ नहीं कर सकते। एक चीज़ और है, अगर एल्कोहल पीता है डाइसल्फिरम मेडिसिन लेने के बाद, तो मैंने आपको ऑल प्रेजेंट रिएक्शन तो बताया, उसके अलावा भी इसमें हार्ट अटैक भी हो सकता है, और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है, कन्वल्जन्स भी हो सकते हैं, और कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के कारण डेथ होने के चांसेस भी होते हैं।
इसलिए इस मेडिसिन को हमेशा हॉस्पिटल में ही यूज किया जाता है क्योंकि ये रिस्की मेडिसिन है। तो अब हम जानते हैं कि इस मेडिसिन का डोज कितना है। ये 250 mg और 500 mg का टेबलेट आता है, जिसमें स्टार्टिंग जो 2 हफ्ता है उसमें 500 mg मेडिसिन को डेली बेसिस पे चलाया जाता है। मतलब डेली 500 mg मेडिसिन 2 हफ्ते तक देते हैं। उसके बाद फिर 250 mg पर डे दिया जाता है और इसमें डोज को 500 mg से ज़्यादा पर डे नहीं करना है। एक दिन में मतलब 500 mg से ज़्यादा मेडिसिन किसी भी पेशेंट को नहीं देना है। इसमें नर्सेस को क्या क्या ध्यान रखना रहता है जब ये मेडिसिन चलता है किसी पेशेंट में, तो या फिर ये कह सकते हैं कि जब ये मेडिसिन कोई पेशेंट खा रहा हो तो उस केस में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो पहला तो ये है कि नर्सेस को कंसेंट लेना ज़रूरी है। उस पेशेंट से भी या फिर उसके फैमिली वाले से कंसेंट लेना ज़रूरी है। मतलब इस मेडिसिन का सारी चीज़ों को बता के ये कैसे काम करता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसके नुकसान क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें पेशेंट्स को और पेशेंट के फैमिली को बता के उनसे हमें सिग्नेचर लेना है, परमिशन लेना है। दूसरा चीज़ है ये मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने से पहले, किसी पेशेंट को देने से पहले ये कंफर्म कर लेना है कि लास्ट टाइम जो है वो 12 घंटे पहले अल्कोहल पिया था। मतलब अल्कोहल पीने के 12 घंटे बाद ही हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। अगर वो अल्कोहल पिया है तो अल्कोहल पीने के बाद इस मेडिसिन को नहीं दे सकते। 12 घंटा कम से कम होना चाहिए उसको अल्कोहल पिया हुआ। और पेशेंट को ये अच्छे तरह से बता देना है कि अगर आप थोड़ा सा भी अल्कोहल से रिलेटेड कोई भी चीज़ को पीते हैं या फिर स्मेल करते हैं तो जो इसका रिएक्शन है डाइसल्फिरामेथेनॉल रिएक्शन, डर मतलब अनप्लीजेंट रिएक्शन, वो आपके साथ होगा। इसलिए इसको स्ट्रिक्टली बता देना है कि अल्कोहल से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट से आपको दूर ही रहना है। पेशेंट को यह भी बता देना है कि अल्कोहल कंटेनिंग प्रिपरेशन जो होता है, जैसे कि कफ सिरप हो गया, उसको नहीं पीना है, और कई ड्रॉप्स आते हैं उसको भी यूज़ नहीं करना है, और अल्कोहल कंटेनिंग फूड्स भी आते हैं तो उसको भी यूज़ नहीं करना है, और सॉस भी आते हैं उसको भी यूज़ नहीं करना है, और दाढ़ी बनाने के बाद जो लोशन यूज करते हैं उसको भी यूज़ नहीं करना है, और जो पेंट्स होते हैं दीवार को पेंट करने वाले उसको भी यूज़ नहीं करना है, या उसको भी स्मेल भी नहीं करना है, और जो लकड़ी को चमकाने के लिए एक पेंट आता है वार्निशेस, उसको भी यूज़ नहीं करना है या उससे दूर रहना है, मतलब उसका स्मेल से बचना है। और कोई भी प्रोडक्ट जो स्किन पे हम अप्लाई करते हैं जैसे कि नेल पॉलिश हो गया तो उसको भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर उसका स्मेल नाक से गया तो अनप्लीजेंट रिएक्शन हो सकता है। और अगर कोई मेडिसिन चल रहा है पहले से, जैसे कि ओवर द काउंटर मेडिसिन है या फिर CNS डिप्रेसेंट मेडिसिन है, तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही यूज़ करना है। और जब डाइसल्फिरम मेडिसिन चल रहा है तो ड्राइविंग नहीं करना है, गाड़ी ड्राइव नहीं करना है, या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें अलर्टनेस ज़रूरी है तो वैसा कोई भी काम को नहीं करना है। या ये कह सकते हैं कोई भी अगर मशीन चलाना हो तो वो सब चीज़ को काम को नहीं करना है। पेशेंट को यह भी बता देना है कि लास्ट जो मेडिसिन रहेगा, मतलब ट्रीटमेंट होने के बाद जो लास्ट मेडिसिन वो इनटेक करेगा उसके 2 हफ्ते तक इसका असर रहता है। मतलब मेडिसिन बंद होने के 2 हफ्ते तक भी इसका असर रहता है, तो मेडिसिन बंद होने के 2 हफ्ते बाद भी उसको अलर्ट रहना है। अल्कोहल से रिलेटेड कोई भी चीज़ से उसको दूर ही रहना है। पेशेंट के बॉडी में एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड लगा देना चाहिए, ताकि अगर कभी वो अल्कोहल कंटेनिंग के संपर्क में आए तो ऐसे केसेस में क्या है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड में सब चीज़ लिखा रहेगा, डॉक्टर्स का नाम लिखा रहेगा, डॉक्टर्स का नंबर लिखा रहेगा, और जो सिम्टम है डाइसल्फिरामेथेनॉल रिएक्शन या फिर जो अनप्लीजेंट रिएक्शन है वो चीज़ उसमें लिखा रहेगा, और डॉक्टर्स का नाम और उनका नंबर भी रहेगा, ताकि अगर कहीं पे ऐसा कुछ होता है तो उस केस में कोई व्यक्ति उस आइडेंटिफिकेशन कार्ड को देख के कॉल कर दे डॉक्टर को, और उसको फॉलो अप करते रहना है। मतलब डॉक्टर से जब मिलने को कहे तो उसको बीच बीच में जाके मिलते ही रहना है, डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना है। तो ये तो हो गया डाइसल्फिरम मेडिसिन के बारे में।
तो डाइसल्फिरम मेडिसिन के बारे में आपको समझ में आया होगा कि शराब को लत को इस मेडिसिन से छुड़वाया जाता है। इसके अलावा भी इनको साइकोलॉजिकल थेरेपीज भी देते हैं, जैसे कि मोटिवेशनल इंटरव्यू, ग्रुप थेरेपी देते हैं, एवर्जिव कंडीशनिंग थेरेपी देते हैं, कॉग्निटिव थेरेपी देते हैं, रिलैप्स प्रिवेंशन टेक्निक्स अपनाते हैं, क्यू एक्सपोजर टेक्निक भी अपनाते हैं, और भी कई थेरेपी है जैसे कि असर्टिव ट्रेनिंग, बिहेवियर काउंसलिंग, सपोर्टिव साइकोथेरेपी, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। ये सारे जो साइकोलॉजिकल थेरेपी हैं ये सब भी पेशेंट को दिया जाता है ट्रीटमेंट के दौरान। इसके अलावा कई एजेंसियां हैं जो एल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए काम करती हैं, जैसे कि पहला है एल्कोहलिक्स एनोनिमस AA। इसको 2 एल्कोहलिक मैन के द्वारा डेवलप किया गया था, डॉक्टर बॉब स्मिथ और बिल विल्सन। इन्होंने इस जो एजेंसी को है वो स्थापित किया था। इसके अलावा एल एनोन है। ये जो एजेंसी है वो क्या करती है, जो एल्कोहलिक्स की जो स्पाउस होती है, जो उसकी पत्नी होती है या उसका पति होता है, तो उसको ये सपोर्ट देते हैं। एट 18 क्या करते हैं, ये जो एल्कोहलिक्स के जो बच्चे होते हैं, टीनेज बच्चे होते हैं, उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हॉस्टल्स हैं, जो होमलेस जिसके पास घर नहीं होता, उस तरह के एल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम वाले लोगों को ये सपोर्ट करते हैं। तो आपको एल्कोहल से रिलेटेड सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो किसी चीज़ में तो उसको आप कमेंट करें, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ को आपको डिटेल में बताता तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। इसीलिए मैंने जो मेन चीज़ें थी उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानना है तो कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी को एल्कोहल से रिलेटेड सभी जानकारियाँ मिल सके। क्योंकि हमारे देश में लगभग हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होता है जो शराब पीता है, जो एल्कोहल पीता है। तो सभी को इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों तक। थैंक यू।